नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कुछ निजी कारणों की वजह से हम एब्सेंट थे, वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब जो है कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो हमारी वीडियो पहुँच सके। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो उसको डिसलाइक करिए। जो डिसलाइक का बटन जो दिखेगा आपको वहाँ पर दबाकर उसको जो है डिसलाइक करिए ताकि हमको पता चलेगा कि वीडियो में क्या कमी रह गई है। और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या कमी रह गई है, उसको हम लोग सुधारने की प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको आप प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं करिएगा तो आपका नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी सहायता की जाएगी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो भाग 3 हम लोग पढ़े थे। तो भाग 3 में जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार भारत के संविधान भारत के नागरिकों को, इसके साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान करता है, उसकी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और अगर पीछे आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि क्लास कहाँ तक जो है हो चुकी है और आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 प्रकार का मौलिक अधिकार जो है अभी वर्तमान में हम लोगों को प्राप्त है, लेकिन जब संविधान बना था उस समय जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया था भारत के संविधान के द्वारा। लेकिन बाद में जब हम बात किए थे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार हमारा था संपत्ति के अधिकार, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान हमको 6 प्रकार का मौलिक अधिकार देखने को मिला है। ठीक है, इसमें से हम लोग जो है समानता का अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो आर्टिकल देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या होता है कि और भी आर्टिकल हम लोग पढ़े थे। जैसे कि हम बात किए थे, पहला हम लोग पढ़े थे कि समानता का अधिकार, उसमें हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। ये स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पीछे तो वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि हम जो है 2 प्रकार की जो है मौलिक अधिकार उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम तीसरा जो मौलिक अधिकार हमको जो प्राप्त है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि एनएसए क्या होता है उसके बारे में भी हमको आपको जानकारी देना है, क्योंकि एनएसए के बारे में जो है हम पिछले वीडियो में नहीं बता पाए थे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसलिए हम जो है चाह रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको बताया जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है। एनएसए देखेंगे, फिर मीसा के बारे में देखेंगे, टाडा के बारे में देखेंगे, पोटा के बारे में देखेंगे। इसके अलावा अफस्पा भी कानून है और भी 1-2 कानून, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर 6-7 प्रकार की कानून की हम चर्चा करेंगे। ये कानून क्या है? ये कानून जो है निवारक निरोध से संबंधित जो भी कानून भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, जो भी भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एनएसए बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। वर्तमान में देखेंगे तो एनएसए की चर्चा पूरे देश में हो रही थी, क्योंकि एनएसए एक व्यक्ति पर लगाया गया। वो पेशा से जो है एक यूट्यूबर है जिनका नाम है मनीष कश्यप, उन पर ये एनएसए लगाया गया था और पूरे भारत में ये इसकी चर्चा बहुत जोरों शोर से मीडिया के द्वारा ली जा रही थी। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। कहते हैं, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मतलब अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाइए जो मुसीबतों से न डरे। ठीक है, मुसीबत से मत डरिए, मुसीबत से लड़िए। ठीक है, ये इस मोटिवेशनल कोट का मतलब यही था कि आप मुसीबत से मत भागिए। मुसीबत आपको तंग करेगा, लेकिन आप उससे लड़ते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जो भी आपका सपना है उसको पूरा करते रहिए। ठीक है, चलिए आज की हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि निवारक निरोध कानून, जो भारतीय संसद के द्वारा जो है समय समय पर जो निवारक निरोध कानून बनाया गया है। आप निवारक निरोध क्या होता है इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो पीछे हम वीडियो में हम बता चुके हैं, पूरी डिटेल से हम बताए थे निवारक निरोध कानून क्या होता है, यह क्यों लगाया जाता है, यह किस व्यक्ति पर लगाया जाता है, इसकी अधिकतम सीमा कितनी होती है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम सिर्फ देखेंगे भारतीय संसद के द्वारा जो है समय समय पर जो है किस प्रकार के जो है निवारक निरोध कानून को लाया गया है और कौन वर्तमान में अभी लागू है और कौन इसको मतलब किस कानून को इसको खत्म कर दिया गया है अभी तक। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे
निवारक निरोध अधिनियम, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत में जो है पहली बार संसद का गठन हुआ 1951-52 में चुनाव के पश्चात। लेकिन उससे पहले 1950 में संविधान सभा के द्वारा, देखिए संविधान सभा, क्योंकि संसद का गठन नहीं हुआ था उस समय, तो संविधान सभा के द्वारा जो है एक कानून लाया गया जिसको बोलते हैं निवारक निरोध अधिनियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं PDA, प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ एक्टिविटी बोलते हैं इसको। लॉ बोलिए या एक्टिविटी बोलिए या इसको एक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन डिटेक्टिव या प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट इसको बोलते हैं, निवारक निरोध अधिनियम। ये जो है 1950 में लाया गया था। निवारक निरोध के तहत जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, ये 1969 में इसको जो है समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में ये कानून अभी लागू नहीं है, क्योंकि उस समय की परिस्थिति को देखते हुए ये कानून लाया गया था। लेकिन बाद में सरकार ने इसको जो है हटा दिया गया, क्योंकि इसके अलावे जो है बहुत सारा कानून संसद के द्वारा लाया गया, इसलिए इसको हटा दिया गया, क्योंकि इसका महत्व जो है कम हो गया था इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अफस्पा। अफस्पा क्या होता है? इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम ये जो है 1958 में भारतीय संसद के द्वारा लाया गया था, यानी भारत सरकार के द्वारा 1958 में लाया गया था। ये जो है वैसे क्षेत्र में लागू किया गया जो क्षेत्र आसान क्षेत्र था। अब आसान क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? जैसे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में हम जब देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट में जो है ये कानून को जो है लागू किया गया था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस क्षेत्र में आतंकवाद जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। मतलब आतंकवादी लोग जो है क्राइम करके और किसी के घर में घुस जाते थे, तो हमारी जो सेना थी, जो हमारी फौज थी, वो किसी के घर में नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए 12-1 बजे रात को अगर कोई आतंकवादी घुस गया किसी के घर में, तो सेना बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए जो है सरकार ने 1958 में एक ऐसा कानून लाया, अफस्पा उसका नाम था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसके तहत जो है कुछ छूट दिया गया भारतीय सेना को। आई छूट में क्या कहा गया कि बिना परमिशन के आप किसी के भी घर में घुस सकते हैं, ठीक है। बिना परमिशन के किसी के घर में घुस सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं कि यहाँ पर कोई जो है व्यक्ति ऐसा आया है जो क्राइम करके आया है, कोई आतंकवादी घुसा है, तो उसका पीछा कर सकते हैं और बिना किसी भी वजह से उसको जो है गोली आप मार सकते हैं। यानी जो आतंकवादी है अगर वो दिख गया तो उसको गोली आप चला सकते हैं। अब गोली चलाने के दौरान अगर कोई निर्दोष लोग भी मारा जाता है तो आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा इस कानून के तहत सरकार के द्वारा कहा गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो अफस्पा कानून था इसमें कुछ निगेटिविटी भी देखने को मिला। ऐसा आरोप लगाया गया भारतीय सेना पर कि जो है किसी के घर में घुसकर जो है महिलाओं या किसी की बेटियों के साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता था, ऐसा सेनाओं पर जो है एलिगेशन लगाया गया था। तो कुछ इसमें निगेटिव भी था, कुछ इसमें पॉजिटिव भी देखने को मिला। तो पॉजिटिव यही था कि भारतीय सेना बिना परमिशन के जो है किसी के घर में घुस जाती थी और जो भी आतंकवादी उसमें गया था उसको पकड़कर और वापस लाती थी, ठीक है। तो ये जो है अभी वर्तमान में देखेंगे तो कुछ राज्यों में इसको लागू किया गया है, जैसे नागालैंड के कुछ क्षेत्र में, और जहाँ जहाँ ये क्षेत्र शांत होता जा रहा है वहाँ पर से जो है इस कानून को हटाया जा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं UAPA। UAPA क्या होता है? इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट इसको बोलते हैं हिंदी में आतंकवाद निरोधी कानून। आतंकवाद निरोधी कानून ये जो है 1967 में लाया गया था। ये जो है गैर कानूनी कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसे आप देखते होंगे स्मगलिंग होता है या ड्रग्स कोई बेचता है तो गैर कानूनी है, या हथियार की तस्करी करता है, ये क्या है? एक गैर कानूनी चीज़ है। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने ये कानून लाया था और जांच के आधार पर उस व्यक्ति को, यानी जो इसमें शामिल होता था गैर कानूनी काम करने में, उसको आतंकवादी, यानी जांच के आधार पर जो है उसको आतंकवादी घोषित किया जाता था। यानी जो व्यक्ति जो है आतंकवाद फैलाने में काम करता है उसको जांच करके और जांच में जब पकड़ा जाता था तो उसको जो है आतंकवादी घोषित किया जाता था। 1967 में ये लाया गया UAPA, आतंकवाद विरोधी कानून। देखिए इसका नाम ही है आतंकवाद विरोधी कानून, यानी आतंक को रोकने के लिए जो है UAPA जो है लाया गया था। ये वर्तमान में अभी लागू है भारत में, ठीक है, और ये पूरी तरीके से जो आतंकवाद पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है इस प्रकार की कानून, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, बहुत ही पॉपुलर है ये, मीसा इसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका जो है संसद के द्वारा जो है 1971 में लाया गया था। इस कानून को, मीसा को 1971 में लाया गया था। तो मीसा, देखिए मीसा होता है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम,
तो मीसा के तहत जो है 1975 के दौरान जब आपातकाल लागू हुआ तो इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग देखने को मिला। तो मीसा एक ऐसा विवादास्पद कानून था जिसमें जो है किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था मीसा के तहत, और प्रेस पर भी बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया था उस समय कि हम जो कहेंगे, सरकार के द्वारा ऐसा कहना था कि जो हम बोलेंगे वही आप छापिएगा, बिना मतलब कि आप जो है मीडिया में या प्रिंट मीडिया में कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। ऐसा जो है मीसा का दुरुपयोग, यानी अब तक जितना भी ये कानून आया है, जो हम बात करते हैं कि निवारक निरोध कानून, सबसे खतरनाक एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होने वाला कानून जो था वो था मीसा। ठीक है, मीसा उस समय इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। तो इंदिरा गांधी ने जो है अपने मन से जो है 1975 के आपातकाल के दौरान मीसा में बहुत ज़्यादा संशोधन करके जो है और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया जाता था। तो आपसे अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मिसयूज होने वाला जो है निवारक निरोध कानून कौन था, तो याद करिएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा क्या, मीसा। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अभी वर्तमान में इसको लागू नहीं किया गया है क्योंकि 1978 में जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, उसके बाद जो है जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो उस समय जो इसको समाप्त कर दिया गया था 1978 में। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं NSA, बहुत ही पॉपुलर है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये वर्तमान में भी भारत में लागू है। ये आया कब था, 1980 में। 1980 में इसको लाया गया था। देखिए एक आपको बता दे रहे हैं मीसा के बारे में। तो मीसा जो कानून था, मीसा उस समय क्या हुआ था कि कांग्रेस के विरोध में लालू प्रसाद यादव भी जो है अपना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। तो उस समय लालू प्रसाद यादव की एक बेटी का जन्म होता है, एक पुत्री पैदा होती है, उसका नाम जो है उन्होंने मीसा भारती नाम रखा। यही मीसा एक्ट जो था, इसी के नाम पर जो है उन्होंने अपनी पुत्री का नाम जो है मीसा भारती रख दिया था। ठीक है, तो ये कभी कभी जो है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मीसा किस वर्ष लाया गया था, कब इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए वर्तमान में अभी नहीं है लागू, तो इसके बारे में उतना जानकारी नहीं रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि NSA बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये NSA है। ठीक है, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये कब आया था, 1980 में आया था। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या कानून, बोलिए इसको हम रसूका बोलते हैं, रसूका, र से राष्ट्रीय, से सुरक्षा और का से कानून, रसूका मतलब हो गया NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो भी कोई व्यक्ति देश विरोधी अगर कार्य करता है, ठीक है, देश में दंगा फैलाने का कार्य हो या देश को तोड़ने का काम हो, कोई भी देश विरोधी अगर कार्य करता है उसके खिलाफ NSA लगाया जा सकता है। सबसे अधिक बार उपयोग जो है NSA को किया गया है, यानी भारत में सबसे अधिक कोई भी निवारक निरोध कानून का उपयोग किया गया है तो किसका किया गया है, वो NSA का किया गया है। तो वर्तमान में देखिएगा कि तमिलनाडु का जो मुद्दा था, उस मुद्दा के ऊपर जो है मनीष कश्यप को जो है NSA लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाडा, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी। ये भी क्या है, ये भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अफस्पा जो टेररिज्म था उसको रोकने का काम किया, और टाडा भी जो है आया तो टेररिज्म, और एक तरह से कह सकते हैं कि टेररिज्म और डिसरप्टिव एक्टिविटी, यह जो है सबसे खतरनाक था टाडा। यानी इसमें जो है कि रिमांड पर लिया जाता था किसी को 1 वर्ष तक। मतलब क्या हुआ कि ये 1985 में लाया गया था, और ये क्यों लाया गया था, क्योंकि उस समय आप जानते होंगे कि पंजाब के अमृतसर मंदिर में आतंकवादियों ने जो है अपना अड्डा बना लिया था, और उस आतंकवादी को वहाँ से निकालने के लिए इंदिरा गांधी ने वहाँ पर जो है अमृतसर में जो है अपने सेना को उतारकर वहाँ पर भेजी थी। ठीक है, तो सैन्य अभियान वहाँ पर चलाया गया था ताकि जो है अमृतसर में जो भी मंदिर में आतंकवादी घुसे हैं उसको वहाँ से हटाया जाए। ठीक है, तो उसी दौरान जो है इस कानून को लाया गया था, टाडा कानून को। इसमें क्या होता था कि जांच के आधार पर किसी व्यक्ति पर अगर शक होता था तो उसको 1 वर्ष तक जो है उसको रिमांड पर रखा जाता था। बहुत ही एक खतरनाक कानून था। 1985 में इसको लाया गया था, लेकिन 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में अभी ये लागू नहीं है, टाडा, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा NSA क्या है, टाडा क्या है, अफस्पा क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और देखते हैं, पोटा भी वर्तमान में लागू नहीं है क्योंकि 2002 में इसको लागू किया गया था, 2005 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसका क्या मतलब होता है, देखिए द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये भी एक तरह से जो है टाडा के जैसा है, ये भी जो है आतंकवाद को रोकने का कार्य करता है। ये क्यों लाया गया था, क्योंकि उस समय की परिस्थिति को देखकर लाया गया था। हुआ क्या था कि 2001 में 2 घटना घटी थी। एक घटना जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था,
अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बहुत ही लंबी कहानी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किस प्रकार से ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में जो है इसको गिराया गया था, 2 वहाँ पर बिल्डिंग था, उसको किस प्रकार से गिराया गया था, वो जो हम सेपरेट वीडियो में आपको हम बता देंगे इसमें। चलिए इसमें हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको हम लोग 9/11 कहते हैं। 9/11 की घटना जो होती है वो होती है 11 सितंबर को होती है। देखिए ये 9/11 में क्या होता है कि 9 हो गया, ये सितंबर का मंथ हो गया, सितंबर का हो गया, और ये 11 जो हो गया वो क्या हो गया, 11 जो है वो हो गया, यहाँ पर डेट हो गया 11 तारीख था, और 9th मंथ था, और साल कितना था 2001। ठीक है, तो 9/11 की घटना जो घटी उसके बाद जो है पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ठीक है, भारत में भी उसके बाद जो है 26/11 देखने को मिला। 26 नवंबर को जो है 2001 में 26 नवंबर को जो है ये घटना घटी। भारतीय संसद पर जो है आतंकवादियों ने अटैक कर दिया। ठीक है, तो उस आतंकवाद को रोकने के लिए या उस आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के द्वारा जो है अफस्पा कानून नहीं, पोटा लाया गया। देखिए अफस्पा क्या था, वो भी एक आतंकवाद को रोकने के लिए था, लेकिन वो भारतीय क्षेत्र में जहाँ पर ओसान क्षेत्र था वहाँ पर वो लागू किया गया था, लेकिन इसको पूरे भारत में लागू किया गया था, और सेना को ये आदेश दिया गया था कि आप जांच करिए, जांच के आधार पर कोई आतंकवादी अगर मिलता है तो उसको पकड़िए। ठीक है, तो आतंकवाद को रोकने के लिए कानून लाया गया था, पोटा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में ये नहीं है, 2005 में इसको हटा दिया गया है। यह कैसा कानून था, तो टाडा के ही जैसा था। ये टेररिज्म को रोकने का ये भी काम करता था, और टाडा भी काम करता था, टेररिज्म मतलब आतंकवाद से निपटने का कार्य करता था। तो अभी हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से भारतीय संसद के द्वारा समय समय पर निवारक निरोध कानून जो है लाया गया था। फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, इसको रिवीजन के तौर पर देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे निवारक निरोध अधिनियम, जिसको हम लोग PDA बोलते हैं। ये 1950 में आया, 1969 में चला गया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता था, और अधिकतम जो है 3 महीने तक इसको जेल में रखा जा सकता था किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। निवारक निरोध कानून क्या है, किस प्रकार के व्यक्ति पर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, कितने दिनों तक रखा जाता है, इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अफस्पा कानून के बारे में हम लोग देख लिए कि ये 1958 में आया था, और वर्तमान में भी ये लागू है। ठीक है, भारत में अभी भी ये लागू है। अब हम बात करते हैं UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब कि नियम के विरुद्ध कोई भी एक्टिविटी होता है उसको रोकने के लिए UAPA कानून को लाया गया था, 1967 में लाया गया था। वर्तमान में भी ये लागू है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि गैर कानूनी कार्य, कोई ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है, इलीगल हथियार सप्लाई कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो है ये कानून है, ताकि इसके तहत जो है उसको रोका जा सके, और उस पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम लोग मीसा कहते हैं। ये बहुत ही विवादास्पद था और ज़्यादा मिसयूज होने वाला ये कानून था, बहुत ज़्यादा इसको मिसयूज किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखे थे NSA, बहुत ही खतरनाक है NSA, और सबसे अधिक बार यूज होने वाला कौन है, NSA है। अब हम बात करते हैं टाडा टेररिज्म को रोकने के लिए बनाया गया था 1985 में। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। अमृतसर में जो आतंकवाद बैठ गया था, आतंकवादी वहाँ पर बैठ गया था, उसको हटाने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, और उसी समय जो है टाडा कानून को लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटा भी हम लोग देख चुके हैं। तो पोटा भी एक जैसा है कि आतंकवाद को रोकने के लिए ही बनाया गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से भारतीय संसद के द्वारा जो है समय समय पर निवारक निरोध कानून जो है भारत में लागू किया गया था। अब हम पढ़ते हैं कि मूल अधिकार, अगला मूल अधिकार कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोग 2 आर्टिकल की चर्चा करते हैं, एक आर्टिकल 23, एक 24, अनुच्छेद 23 और 24। 2 अनुच्छेद जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है भारतीय नागरिक और भारत के अलावा विदेशियों को भी प्राप्त है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार, 2 चीज़ कहता है, और बालात्सरम, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 23 क्या कहता है। मानव के दुर्व्यवहार नहीं, दुर्व्यापार मतलब क्या हो गया, महिलाओं और बच्चों की खरीद बिक्री पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। मतलब ये भारतीय और विदेशी किसी भी नागरिक को जो है भारत में जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि किसी भी महिला या बच्चों को जो आप बेच नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका ये मौलिक अधिकार है, ये आप उसका हनन नहीं कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये अनुच्छेद जो है काम करती है। और हम बात करते हैं बालात्सरम कहते हैं
कि किसी के मर्जी के खिलाफ आप उससे कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं, किसी के मर्जी के खिलाफ आप उससे कार्य नहीं करवा सकते हैं, इसी को हम लोग बालात शर्म कहते हैं। लेकिन अगर जैसा कि एक मूवी हमको याद आ रहा है, आप अगर देखे होंगे एक मूवी आई है भूज, अगर नहीं देखे हैं तो इसको देखिए, भूज मूवी आई है। भूज में क्या होता है कि एक एयरपोर्ट होता है, भूज एयरपोर्ट, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी उसमें व्यक्ति काम करते हैं उस मूवी में, एक्टर होते हैं, अजय देवगन नाम है उनका, तो वो क्या करते हैं आसपास के लोगों को, जो भी गांव में आसपास गांव में जो बस्ती में लोग बसे हैं उनको वो बुला कर लाते हैं, ताकि वो जो रनवे होता है जिस पर जो है प्लेन को उतारा जाएगा, उस रनवे की मरम्मत करवाई जाती है। तो कहा जाता है कि संविधान के द्वारा कहा गया, अगर सार्वजनिक कार्य में बच्चे को, महिलाओं को, बूढ़े को अगर प्रेशर देकर, फोर्स करके, ज़बरदस्ती भी अगर लाया जाता है सार्वजनिक कार्य करने के लिए, जिससे देश की फ़ायदा हो, देश की जनता की फ़ायदा हो, वो कार्य जब करवाया जाता है तो उसको अनुच्छेद 23 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? बालात शर्म नहीं माना जाएगा, ठीक है। और कहा गया इसमें बेगारी नहीं करवा सकते किसी से, आप बेगारी नहीं करवा सकते। अभी बेगारी क्या होता है तो देखिए, ये पहले चलता था बहुत ज़्यादा बेगारी। इसमें क्या होता था, किसी व्यक्ति से कार्य करवा लिया जाता था, उसको पैसा नहीं दिया जाता था, उसके बदले में कुछ खाना वाना दे दिया जाता था और उसी को जो है काम करवाया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था, तो इसको ही बेगारी कहा जाता था। तो बेगारी भी नहीं करवा सकते। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेगारी को प्रतिबंधित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा आर्टिकल 23 के तहत जो है बेगारी को प्रतिबंधित किया गया है, दुर्व्यापार को किया गया है, बलात् शर्म को किया गया है। ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 24। 2 ही आर्टिकल था, अब बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, दोनों को आपको याद रखना है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, तो कहता है कि कारखाना, जो भी कल कारखाना होता है उसमें बच्चों को आप काम पर नहीं रख सकते हैं। कितने उम्र के बच्चों? तो 14 वर्ष से कम उम्र। अगर किसी बच्चा का उम्र जो है 13 वर्ष है तो उसको किसी भी कारखाना में आप काम करने के लिए नहीं रख सकते हैं। ये गैर कानूनी है, क्योंकि उस बच्चा का मौलिक अधिकार है कि जब तक वो 14 वर्ष से अधिक नहीं हो जाता तब तक वो किसी कल कारखाना में जाके काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो करवा रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ये क्या है? गैर कानूनी है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार जो है भारत के बच्चों को दिया गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। उससे ज़बरदस्ती आप जो है किसी कल कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात किए कि हुआ क्या कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया सरकार के द्वारा 2007 में, ताकि भारत में जितने भी बच्चे हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको संरक्षित किया जा सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो को और इसको जो है नोट कर सकते हैं। जब तक आप नोट नहीं करिएगा आपको जो है अच्छी तरीके से जो है याद नहीं होगा। बार बार वीडियो को देखिए और इसको जो है रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने और अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखें, अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।